ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज एनीमिया। सो एनीमिया जो है असल में कहते हैं कि अगर हमारे ब्लड में जो है आरबीसीज बहुत कम हो या फिर वो आरबीसीज जो है उनमें हेमोग्लोबिन कम हो। तो अगर हेमोग्लोबिन आइदर कम हो या पूरी की पूरी आरबीसीज ही कम हो तो उसको कहते हैं एनीमिया। एनीमिया जो है इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो कि हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज ब्लड लॉस एनीमिया। अब इसमें क्या होता है कि अगर बॉडी में कोई हेमरेज हो गया, कोई ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो गया है और उससे ब्लड जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो अगर हेमरेज हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि बॉडी जो है वो अपने जो फ्लूइड पोर्शन होता है ब्लड का जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, सो प्लाज्मा को वो जो है 1-2 दिन में बॉडी रिप्लेस कर लेती है। मतलब प्लाज्मा जो है उसकी कंसेंट्रेशन नॉर्मल हो जाती है एक 1 से 3 दिनों में। लेकिन जो आरबीसीज होते हैं ना तो वो काफी टाइम लेते हैं उसकी कंसेंट्रेशन को नॉर्मल बनाने के लिए, सही है। सो आरबीसी जो है वो कम होते हैं। अगर दूसरा हेमरेज ना हो तो आरबीसी जो है वो 3 to 6 वीक्स में नॉर्मल तक आ जाते हैं, सही है। लेकिन अगर किसी बंदे में क्रॉनिकली जो है ब्लड लॉस हो रहा है, बहुत टाइम से उसमें ब्लड लॉस हो रहा है, बॉडी के अंदर अब ब्लड बहुत कम है, अब बॉडी के अंदर ब्लड नहीं है, सो वो ब्लड जो है वो कम है, सो वो आयरन को हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जब वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता वो ब्लड, सो क्या होता है कि जब आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती तो उस वजह से हेमोग्लोबिन के लिए तो हीम पार्ट के लिए आयरन रिक्वायर्ड होता है। अगर आयरन नहीं है तो हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा, सही है। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे आरबीसीज बनते हैं तो उसमें जो है वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे होते हैं क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन बहुत कम होता है, सही है। तो जो आरबीसीज बनते हैं उसको कहते हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। यहाँ पे आप देखिए इस पिक्चर में ये छोटी छोटी सी आरबीसीज जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं, बहुत छोटी भी और उसमें हेमोग्लोबिन भी कम है। सो माइक्रोसिटिक का मतलब ये है कि छोटे हैं, एंड हाइपोक्रोमिक मतलब इसमें हेमोग्लोबिन जो है वो बहुत कम है और एनीमिया है। सो इस वजह इसको कहते हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, सही है। अच्छा, एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है कि एप्लेजिया का मतलब होता है कि बोन मैरो जो है वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा, मतलब लैक ऑफ फंक्शनिंग बोन मैरो, सही है। अच्छा, ये कब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा जो है किसी कोई हाई डोज की रेडिएशन ले रहा है या कीमोथेरेपी ले रहा है, अगर कोई कैंसर वगैरह की कंडीशंस है ना जिसमें लोग जो है कीमोथेरेपी रेडिएशन लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो कीमोथेरेपी होती है या रेडिएशन होते हैं वो हमारे बोन मेरो को खराब कर देते हैं, जब वो बोन मेरो को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं तो इस वजह से आरबीसीज नहीं बनते और बॉडी जो है वो एनीमिक हो जाती है, सही है। या फिर अगर किसी बंदे ने जो है टॉक्सिक केमिकल्स ले लिए या इंसेक्टिसाइड जो होते हैं या बेंजीन होता है, जो चीजें भी टॉक्सिक केमिकल्स होती है अगर वो हम लेते हैं तो उसका भी सेम इफेक्ट होता है बॉडी पे। या फिर जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वो होते हैं जिसमें बॉडी जो है अपनी ही टिश्यूज के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है, लाइक लूपस एरिथेमेटोस जो है एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो ये क्या करते हैं कि ये भी अपनी ही टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और उसकी वजह से आरबीसीज नहीं बनते, ठीक है। अच्छा, हाफ ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया जो है हाफ ऑफ द केसेस, मतलब ये है कि अगर 100 बंदों को एप्लास्टिक एनीमिया है तो उसमें से 50 बंदे ऐसे होते हैं जिनकी कॉज की कोई जिनमें एनीमिया की कोई कॉज नहीं होती, फाइंड नहीं होती कि आखिर क्यों हुआ है ये एप्लास्टिक एनीमिया। और जब भी किसी डिजीज की कॉज हमें मालूम नहीं होती तो उसको हम कहते हैं इडियोपैथिक, सही है। सो इस एप्लीजिया की हमें कॉज मालूम नहीं होती तो उसको कहते हैं इडियोपैथिक एप्लास्टिक एनीमिया, सही है। अच्छा, इन बंदों के लिए हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं कि उनको या तो हम ब्लड देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, मतलब किसी और बंदे से ब्लड लेके उनको देते हैं। तो उसमें जो है टेम्परली जो है आरबीसीज इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि दूसरे बंदे के ब्लड में तो नॉर्मल आरबीसीज होते हैं, जब आप इसको इंजेक्ट करते हैं तो इसके आरबीसीज भी इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन ये टेम्परली होते हैं, सही है। या फिर हम क्या करते हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांटेशन ये होती है कि एक बंदे से बोन मैरो लेके दूसरे बंदे में उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है और वो फिर वही बोन मैरो जो है अपने लिए आरबीसीज बनाते हैं, सही है। तो ये इसकी ट्रीटमेंट है। ओके, द नेक्स्ट वन इज मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि पहले हमने बात की कि विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड जो है वो कितने जरूरी है नॉर्मल आरबीसीज बनने के लिए। तो अगर विटामिन B12 या फोलिक एसिड जो है हमारी बॉडी में नहीं है, कम है, तो उस वजह से क्या होगा कि एरिथ्रोब्लास्ट जो है बहुत स्लोली बनेंगे और जो बनते हैं वो बहुत उनकी और सी शेप होती है, अजीब सी शेप होती है और बहुत बड़े होते हैं और उनको हम कहते हैं मेगेलोब्लास्ट, सही है। मतलब मेगा टाइप ना, सो
बहुत बड़े सेल्स होते हैं। सो इस अगर स्टमक म्यूकोजा जो होता है, जो स्टमक की जो लेयर होती है, अगर वो जो है उसकी एट्रोफी हो जाए, जिस तरह पर्नीशियस एनीमिया में होता है, या फिर जो है अगर किसी भी सर्जिकली हमने पूरी स्टमक को जो है वो रिमूव कर दिया, गैस्ट्रेक्टमी जिसको कहते हैं, अगर टोटल गैस्ट्रेक्टमी की जाए, तो इसमें क्या होगा कि बॉडी जो है वो विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड को एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी। सो इस वजह से जो आरबीसीज बनते हैं सो वो मेगलोब्लास्ट होंगे, और वो जो है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करेंगे। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कैसे कॉज करते हैं कि ये जो सेल्स होते हैं इनके मेम्ब्रेन बहुत फ्रेजिल होते हैं, बहुत नर्म से होते हैं, और आसानी से जो है वो रप्चर हो सकते हैं। सो जब भी ये किसी नैरो कैपिलरी से पास होंगी तो ये रप्चर होंगे, और उसकी वजह से जो है सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और जो है एनीमिया कॉज कर लेंगे। सही है। ओके, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में क्या होता है कि इसमें जो आरबीसीज होते हैं ना, वो स्फेरिकल होते हैं, स्फेयर टाइप होते हैं, स्फेरोसाइट्स उसको कहते हैं ना। इस स्फेरिकल शेप की वजह से जो है इसको स्फेरोसाइटोसिस का नाम दिया हुआ है। बहुत छोटे छोटे से होते हैं एंड स्पेयर टाइप के होते हैं, और अदर देन बाइकनकेव, नॉर्मली जो है वो बाइकनकेव होते हैं। यहाँ पे आप देखिए ना, बिल्कुल गोल गोल से, राउंड राउंड से जो है स्पेयर टाइप जो है आरबीसीज बने होते हैं। और ये आरबीसीज जो है ये किसी भी कंप्रेशन को विथस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हमने स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि आरबीसी जो है उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो बैग लाइक होती है, और वो जो है अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, डिफॉर्म हो सकते हैं। लेकिन ये जो है ये डिफॉर्म नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें बैग लाइक मेम्ब्रेन नहीं होते। तो इस वजह से जब भी ये किसी टाइट कैपिलरी से गुजरते हैं या स्प्लीनिक पल्प से ये गुजरते हैं, तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है। सही है, और इस वजह से एनीमिया कॉज कर सकते हैं। Okay, the next one is sickle cell anemia. सिकल सेल एनीमिया की हमने ऑलरेडी बात भी की, लेकिन सिकल सेल एनीमिया जो है ये 0.3 to 1.0% ऑफ वेस्ट अफ्रीकन एंड अमेरिकन में होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हेमोग्लोबिन एस बन जाता है, जो कि एक एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन होता है, और उसमें ये हेमोग्लोबिन एस जो है ये एक फॉल्टी बीटा चेन की वजह से होता है। बीटा चेन में ग्लूटामेट की जगह जो है वेलिन आ जाता है, और उसकी वजह से जो है हेमोग्लोबिन एस बनता है। सो जब भी ऑक्सीजन लो होता है, सो इस हेमोग्लोबिन में जो है क्रिस्टल्स बन जाते हैं, और ये क्रिस्टल्स क्या करते हैं, ये एलोंगेटेड क्रिस्टल्स होते हैं, और सेल को जो है बाइकनकेव की बजाय एक सिकल शेप देते हैं। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखें, तो ये सिकल शेप जो है इस वजह से इसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, सो जब भी ये जो है एक इसकी मेम्ब्रेन काफी फ्रेजिल होती है। क्यों फ्रेजिल होती है? क्योंकि इसमें क्रिस्टल्स होते हैं और वो मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। सो इस फ्रेजिलिटी की वजह से ये आसानी से रप्चर हो सकते हैं। अच्छा, सिकल सेल डिजीज क्राइसिस क्या होता है कि एक बार जब सिकलिंग स्टार्ट हो जाती है, एक बार अगर एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन आ गया, तो वो क्या करता है कि जब भी ऑक्सीजन कम होता है, तो सेल्स में जो है सिकलिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब उसमें क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और उनकी शेप जो है वो सिकल टाइप बन जाती है। जब सिकलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से आरबीसी रप्चर होते हैं, और अब आरबीसी जब रप्चर होते हैं तो इसका मतलब है कि आरबीसी की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। जब आरबीसी कम हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि अब ऑक्सीजन कैपेबिलिटी कम हो गई ब्लड की। जब ऑक्सीजन कैपेबिलिटी कम हो गई तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन और भी कम हो गया। जब ऑक्सीजन और भी कम हो गया तो सिकलिंग और भी ज्यादा हो जाएगी। जब सिकलिंग और ज्यादा हो जाएगी तो ऑक्सीजन और भी कम होता जाएगा। तो ये एक विशियस साइकिल जो है ये शुरू हो जाता है, और इस विशियस साइकिल को कहते हैं सिकल सेल डिजीज क्राइसिस। सही है। एक बार ये स्टार्ट हो गया तो ये फिर जो है प्रोग्रेस होता रहता है, और ये जो है कुछ कंडीशंस में जो है ये डेथ भी कॉज कर सकता है। सही है। अच्छा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस में क्या होता है कि अगर फीटस जो है वो आरएच पॉजिटिव है, और और अगर मदर जो है वो आरएच नेगेटिव है, तो इसमें क्या होता है कि मदर के जो एंटीबॉडीज होते हैं ना, सो वो बेबी के जो आरएच पॉजिटिव आरबीसीज है उसको अटैक कर लेते हैं। सही है। तो इस वजह से बेबी के आरबीसीज जो है वो रप्चर होते हैं इस एंटीबॉडीज की वजह से, और बेबी जो है वो एनीमिया के साथ पैदा होता है। सही है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि बेबी के सेल्स चूंकि रप्चर हो रही है एंटीबॉडीज की वजह से, तो बेबी की जो बोन मैरो होती है वो ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नए आरबीसी बना ले। सही है। तो उस आरबीसी को रैपिडली बनाने की वजह से क्या करते हैं कि अक्सर जो है वो जो दूसरे ब्लास्ट सेल्स है वो भी रिलीज हो जाते हैं बोन मैरो से।
नॉर्मली तो रेटिकुलोसाइट्स रिलीज होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में क्या होता है कि रेपिडिटी की वजह से जो है दूसरे ब्लास्ट सेल्स भी रिलीज हो जाते हैं। सही है, यहाँ पे आप देखिए ना, तो इन आरबीसीज को आप देखिए, तो इनमें न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन ये कुछ जो आरबीसीज है ये ब्लास्ट सेल्स है, इनमें आरबीसीज मौजूद होता है। सही, तो इस वजह से, इस रेपिडिटी की वजह से न्यूक्लिएटेड आरबीसीज भी रिलीज हो जाते हैं। सही है, और इसको कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्यों होता है? जब मदर जो है वो आरएच नेगेटिव हो और बेबी जो है वो आरएच पॉजिटिव हो, तो तब जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होता है। सही है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया क्या होता है कि अब इसमें जो है आरबीसी का नंबर जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। सही है, इस तरह एनीमिया में हमने पढ़ा कि उसमें डिक्रीज हो जाती है, सो पॉलीसाइथीमिया उसका बिल्कुल अपोजिट है, इसमें इंक्रीज हो जाती है आरबीसी के नंबर। सही है। अच्छा, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया क्या होता है? सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया को फिजियोलॉजिक पॉलीसाइथीमिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि टिश्यू जो है वो हाइपोक्सिक हो जाते हैं जब आप किसी हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं ना, जहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है। सो जब टिश्यू हाइपोक्सिक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है आरबीसी की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। सही है, आरबीसी की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है और आरबीसी जो है वो 6 to 7 मिलियन पर एमएम क्यूब तक इंक्रीज हो सकते हैं, विच इज अबाउट 30% अबव द नॉर्मल। सही है, सो 30% से 30 नॉर्मल से 30% ज्यादा जो है आरबीसी हो जाते हैं, लेकिन ये एक फिजियोलॉजिक कंडीशन है जो नॉर्मली बॉडी में होता है, हर एक बॉडी में होता है अगर उसको ऑक्सीजन कम मिले किसी हायर एल्टीट्यूड पे। एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 14,000 to 17,000 फीट पे अगर आप जाते हैं, तो तब जो है ये प्रोसेस होता है और उसमें आरबीसी इंक्रीज हो जाते हैं, और इसको कहते हैं फिजियोलॉजिक पॉलीसाइथीमिया। लेकिन एक और पॉलीसाइथीमिया भी होता है जिसको कहते हैं पैथोलॉजिक पॉलीसाइथीमिया, या जो है पॉलीसाइथीमिया वेरा उसको कहते हैं, एरिथ्रीमिया भी कहते हैं। सही है, तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें आरबीसी काउंट जो है वो 7 to 8 मिलियन पर एमएम क्यूब हो जाते हैं। सही है, हेमेटोक्रिट इज 60 to 70% इंस्टेड ऑफ नॉर्मल 40 to 45%। नॉर्मली हमारा जो हेमेटोक्रिट होता है, हेमेटोक्रिट क्या होता है? नंबर ऑफ आरबीसीज एंड टोटल ब्लड वॉल्यूम। पूरे ब्लड में जितने आरबीसीज होते हैं उसको कहते हैं हेमेटोक्रिट। सो नॉर्मली वो 40 to 45% होता है, लेकिन पॉलीसाइथीमिया वेरा में वो इंक्रीज हो जाता है और कितना होता है? 60 to 70%। सही है। अच्छा, ये होता क्यों है? पॉलीसाइथीमिया वेरा क्यों होता है? तो ये होता है जेनेटिक चेंजेस की वजह से। अगर हमारे जो वो सेल्स जो कि ब्लड सेल्स बनाते हैं, अगर उनमें कोई जेनेटिक चेंजेस आ जाए, म्यूटेशन वगैरह उनमें हो जाए, तो उसमें फिर जो है वो आरबीसी की प्रोडक्शन को स्टॉप नहीं करते, वो रेगुलरली आरबीसी बनाते रहते हैं, नॉर्मल लेवल को भी ये वो एक्सीड कर लेते हैं और बहुत आरबीसी जो है बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आरबीसी के साथ साथ इनमें डब्ल्यूबीसी भी इंक्रीज होते हैं एंड प्लेटलेट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। सही है, टोटल ब्लड वॉल्यूम कितना इंक्रीज होता है? दैट इज अबाउट 2 फोल्ड तक, 2 टाइम्स तक ये इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल ब्लड की विस्कोसिटी जो है वो 3 टाइम्स ऑफ वाटर होती है, मतलब वाटर से जो ब्लड होता है वो थिक होता है 3 टाइम्स ज्यादा, लेकिन पॉलीसाइथीमिया वेरा में जो है वो 10 टाइम्स ज्यादा थिक हो जाता है। सही है, उसकी विस्कोसिटी जो है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। सही है, तो पॉलीसाइथीमिया में ब्लड की विस्कोसिटी जो है वो काफी इंक्रीज होती है। अच्छा, सो पॉलीसाइथीमिया की जो है पॉलीसाइथीमिया के सर्कुलेटरी फंक्शन पे क्या इफेक्ट होगा? तो पॉलीसाइथीमिया में हम जिस तरह बात की कि विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है, सो विस्कोसिटी जब इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से जो है पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। सही है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो वीनस रिटर्न जो है, हार्ट को जो ब्लड वापस आता है वीनस रिटर्न, वो कम हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है ना। अच्छा, लेकिन दूसरी साइड पे क्या होता है कि ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आरबीसी भी इंक्रीज हो रहे हैं, डब्ल्यूबीसी भी इंक्रीज हो रहे हैं, सो ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। सो ब्लड वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है तो वो वीनस रिटर्न को इंक्रीज करता है। सही है, तो एक साइड से वीनस रिटर्न डिक्रीज हो रहा है, दूसरी से इंक्रीज हो रहा है, तो वो दोनों जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और कार्डियक आउटपुट पे जो है इसका कोई खास जो है इफेक्ट नहीं आता, कार्डियक आउटपुट नॉर्मल ही रहता है। सही है, इस तरह आर्टेरियल प्रेशर जो है वो भी नॉर्मल रहता है, लेकिन अबाउट 1/3 लोगों में जो है आर्टेरियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सही है। अच्छा, अब इन मैकेनिज्म ये मैकेनिज्म जो है इसमें आर्टेरियल प्रेशर जो है वो नॉर्मल ही रहता है, अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होने के बावजूद भी जो है आर्टेरियल प्रेशर जो है वो सही रहता है। जो रेगुलेशन होती है
हाइपरटेंशन की रेगुलेशन जो होती है वो सही रहती है। लेकिन अगर इसने एक खास लिमिट को एक्सीड कर दिया, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, आर्टीरियल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर जो है ये रेगुलेशन स्टॉप हो जाती है, फेल हो जाती है और बंदे में जो है हाइपरटेंशन डिवेलप हो जाती है। सही है। अच्छा, अब स्किन कलर पे इसका क्या इफेक्ट होता है? जैसे कि हमने पढ़ा कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जो अब हमारी स्किन को जो कलर मिलता है ना, वो हमारे ब्लड की वजह से होता है। जो हमारे जो सब पेपिलरी वीनस प्लेक्सेस होते हैं ना, मतलब हमारी स्किन के नीचे जो प्लेक्सेस होते हैं, वीनस प्लेक्सेस, वो हमारी स्किन को ये कलर देते हैं। ठीक है। अब उसमें ब्लड जो है बहुत ज्यादा हो गया और वो जो है बहुत स्लोली मूव कर रहा है। स्लोली क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, विस्कोसिटी ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो बहुत स्लोली मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि उससे जो सारा ऑक्सीजन है वो सारा निकल जाता है। सही है। हीमोग्लोबिन जो है वो सारा डीऑक्सीजनेट हो जाता है। जब हीमोग्लोबिन डीऑक्सीजनेट होगा तो कलर जो है हमारे ब्लड का वो ब्लू कलर हो जाएगा। सही है। इस ब्लूइश डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से जो हमारी स्किन की जो टेंट होती है वो ब्लू हो जाती है और रूडी कम्प्लेक्शन होता है। रूडी का मतलब ये होता है कि ज्यादा जो जो बल्कि रेड फेस होता है ना, उसको रूडी कम्प्लेक्शन कहते हैं। रूडी कम्प्लेक्शन क्यों होता है? क्योंकि ब्लड जो है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। एंड साइनोटिक टिंट क्यों होता है? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन जो है वो सारा डीऑक्सीजनेटेड हो गया, तो वो जो है ब्लूइश कलर देता है हमारी स्किन को। एंड थैंक यू। जो चैप्टर है वो आरबीसी का वो खत्म हो गया।